तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मित्रों, टॉप के 50+ प्रश्नों को हम लोग करेंगे। एग्जाम में सारे पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में आएगा भी। तो आपको यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है, एंड तक बने रहना और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से सही किया है। ठीक है, तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? किसको कहते हैं आपको यहाँ पर ये बताना है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। आप सभी को पता है कि आपके हृदय में विद्यमान रहने वाले जो मूल रूप से आपके हृदय में विद्यमान रहने वाले जो आपके भाव होते हैं उनको हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्थायी भाव कितनी संख्या इनकी है, इनकी संख्या यहाँ पर 9 है। ठीक है, कौन कौन सा आपका संख्या है? रति हो गया, हास हो गया, आपका शोक हो गया, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा हो गया, विस्मय और निर्वेद। इन बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक बात और यहां पर मैं आपको अच्छे से बता दूं, एक चीज और यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि वैसे तो अगर हम बात करेंगे एग्जाम में से जब पूछेगा तो आपको टिक करना है कि रस आपके 9 होते हैं। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? 9 है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि टोटल बताओ कुल कितने होते हैं, मित्रों जब कुल पूछ लेगा ना तो बाद में आचार्यों ने 2 और जोड़े हैं। तो अगर हम कुल बात करेंगे तो कुल संख्या मित्रों ये हो जाएगी 11। कुल आपकी 11 हो जाएगी। और यहीं पर अगर आपसे ये पूछ ले कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, तो फिर आप कितना टिक करोगे? आचार्य भरत मुनि के अनुसार आपके फिर यहाँ पर 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्योंकि भरत मुनि जी ने जो आपका शांत रस है उसको रस नहीं माना है। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रताप आपका स्वागत है। ठीक है प्रताप, नमस्कार, आपको स्वागत है आपका। तो इतनी बातें यहां पर आप समझ गए होंगे कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो स्थायी भाव, स्थायी भाव हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। कौन कौन सा होता है? रति, हास, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। कुल अगर यहाँ पर हम सभी को मिला देंगे संख्या इनकी 11 हो जाएगी। वैसे अगर पेपर में अगर आपको नहीं 9 आता है तो फिर आप 9 टिक करिएगा। ठीक है, अगर आचार्य भरत मुनि नाम लिख कर दे देगा तो फिर आप 8 टिक करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया दूसरा, आज का दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव और विभाव। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है। आंसर यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि संचारी भाव। इसे क्या बोलेंगे? संचारी भाव। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया गया तीसरा, अमरस क्या है? आपको ये बताना है कि अमरस क्या है। ठीक है, एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो अगर यहां पर हम बात करेंगे अमरस क्या है, तो आपका ये एक संचारी भाव है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए, संचारी भाव। ठीक है, नहीं अगर आपको जो है बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप जा सकते हैं, आपको पढ़ने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक से अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है, अगर आपको बहुत स्पीड चाहिए तो फिर आप मत क्लास को देखिए, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है यहाँ पे। ठीक है, आप फ्री हैं, आप फ्री हैं। अब मुझे जब आपका कमेंट दिखेगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको बताना है, पढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बहुत स्पीड से कुछ ही बता दी जाए तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है, अच्छा है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए। आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे समय मेरा ज्यादा जा रहा तो फिर आप मत करिए। ठीक है, जुगुप्सा का स्थायी भाव यहाँ पर क्या होगा? करुण, रौद्र, विभत्स और अद्भुत। चार आंसर आपके सामने दिया गया है। आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विभत्स रस आपको हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 5। इसमें क्या बोला गया है
कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आपसे पूछा गया इसमें कौन सा रस है, करुण है, रौद्र है, संयोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, इनमें से रस कौन सा है आपको ये बताना है। तो रस की हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, यानी कि वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब जो है नायक नायिका के बिछोड़ने का उल्लेख होता है तो वहां पर हमेशा कौन सा रस हो जाएगा, फिर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस की बात करेंगे, उसके स्थायी भाव की बात करेंगे, तो आंसर आप क्या टिक करोगे, रति टिक करोगे यहाँ पर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया अगला, रस सूत्र के जनक यहाँ पर किसे कहा जाता है, रस सूत्र के जनक किसको यहाँ पर बोला जाता है। भरत मुनि को बोलते हैं, अभिनव गुप्त को बोलते हैं, तुलसीदास और भट्ट नायक बोलते हैं। ठीक है, चार आंसर आपके समय पर दिया गया है। आंसर की हम लोग बात करेंगे तो इसका रहेगा भरत मुनि। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इनको बोलते हैं रस सूत्र के, इनको जनक कहते हैं। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ पर दिया गया है, रौद्र रस का स्थायी भाव किसे कहते हैं। रौद्र रस की हम लोग बात करेंगे तो स्थायी भाव किसको बोलते हैं, रौद्र रस का। आंसर आपका रहेगा क्रोध। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जो अपने टीचर का सम्मान नहीं करता है, जिससे पढ़ता है उसका सम्मान नहीं करता है, तो जीवन में कभी सफल होता नहीं है। इसलिए सम्मान करना सीखो। ठीक है, अगर सम्मान नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी जीवन में अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपने अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का और अपने शिक्षक का जरूर सम्मान करिए। नहीं कर सकते हो तो जीवन में कभी तुम्हें वो नहीं मिल सकता जो तुम चाहते हो। बस आप जाके किसी को कमेंट करके भला बुरा कह सकते हो या ऐसा ही कुछ काम कर सकते हो, बाकी तुमसे कुछ होगा नहीं। एक बात मैं आपको ये अच्छे से बता दूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि यूट्यूब पर या कहीं पर बैठ कर कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो रौद्र रस की हम लोग बात करेंगे, आंसर आपका रहेगा क्रोध यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, उत्साह, शोक, रति या हास। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, करुण रस की बात कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा आपको हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर शोक हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शोक। नंबर 8 के बाद हम लोग आ जाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हो गया है 8, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ठीक है, विभत्स रस का विरोधी रस आपको बताना, विरोधी कौन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो भयानक, वीर, श्रृंगार या करुण। ठीक है, अब चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इनमें से क्या आपका रहेगा आपको यहाँ पर ही बताना है। ठीक है, भयानक, वीर, श्रृंगार या करुण, चार आंसर आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सिंपल सा आंसर आपका इसका हो जाएगा श्रृंगार। जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा आपको बताना है, उल्टा आपको बताना है, यानी कि आपका श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव, कौन से रस का स्थायी भाव का जुगुप्सा होता है। अद्भुत, भयानक, विभत्स या रौद्र। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जुगुप्सा की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा इसका विभत्स रस हो जाएगा। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुगुप्सा की अभी हम बात करेंगे किस रस का स्थायी भाव है, तो किसका रहेगा, यानी कि ये विभत्स रस का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 के बाद हम लोग 11 नंबर पर आते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस की अगर यहाँ पर बात की जाएगी कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका आप हो जाएगा निर्वेद। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, निर्वेद। नंबर 12 देखते हैं हम लोग यहाँ पर, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इन सभी ऑप्शन के आधार पर आपका जो वीर रस है उसका जो स्थायी भाव है वो यहाँ पर क्या रहेगा, रति, हास्य, उत्साह या क्रोध। तो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा इसका उत्साह। वीर रस का हमेशा उत्साह होता है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। नंबर 13 पर हम लोग आ जाते हैं, विषमय स्थायी भाव किस रस में होता है। विषमय की अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, विषमय किसका होता है, हास्य का होता है, शांत का होता है, अद्भुत का होता है या किसका होता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विषमय के बारे में तो विषमय का होता है आपका अद्भुत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कि विषमय जो स्थायी भाव है वो कौन से रस में होता है, तो ये अद्भुत रस में होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला
नंबर 40 पर आ जाते हैं। किस रस को रस राज कहा जाता है? तो यहाँ पर कौन से रस को बोलते हैं रस राज, रसों का राजा, ठीक है, रस राज कहते हैं। किसको कहते हैं? आंसर ए रहेगा, बी रहेगा, सी या डी। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसको हम लोग बोलेंगे श्रृंगार रस। ऑप्शन आपका ए रहेगा, यानी कि श्रृंगार रस, ठीक है। नंबर 15 हम लोग आ जाते हैं, 15 नंबर पर, ठीक है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का उल्लेख किया गया? कौन से रस का यहाँ पर उल्लेख किया गया है? निस्दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है। तो आंसर नंबर आपको हो जाएगा यहाँ पर जो है इन सभी ऑप्शन के आधार पर श्रृंगार हो जाएगा। वैसे यहाँ पर है कौन सा? यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार है। इसमें आपका जो है यहाँ पर वियोग श्रृंगार यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी रहेगा, बाकी ना तो सी होगा, ना तो बी होगा, ना तो ही आपका यहाँ पर ए होगा। नंबर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, अगले पे आ जाते हैं। नंबर 16 पर हम लोग आ जाते हैं, 16 नंबर पर यहाँ पर क्या बोला गया कि देख सुदामक दीन दशा, कौड़ा करके कौड़ा निधि रोए। अब देखो यहाँ पर वियोग श्रृंगार, रौद्र, करुण या शांत, इनमें से क्या यहाँ पर आपका रहेगा? तो आंसर की हम लोग बात करेंगे तो इसका आपका रहेगा करुण रस। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बात की जा रही है? जब एक बात आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपका जो करुण रस होता कब है, कब बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर आपका करुण रस है, यानी कि जहां पर इष्ट वस्तु की हानि, प्रिय का चिर वियोग आदि से अगर शोक शोक इस तरह की पुष्टि होती है तो आप हमेशा क्या होता है? आपका करुण रस होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 16 पे हो गए, 17 पर हम लोग आ जाते हैं। अभी हम लोग छंद के जो कुछ क्वेश्चन आपके छंद टॉपिक के हैं उनको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं डिस्कस, कि छंद टॉपिक आपका होता क्या और छंद के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो छंद पढ़ते समय आने वाली विराम को क्या बोलते हैं? छंद जब हम लोग पढ़ते हैं उस टाइम पर जो आपका विराम आता है उसे हम क्या कहते हैं? गति बोलते हैं, यत कहते हैं, तुक कहते हैं या गढ़ कहते हैं। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यह क्वेश्चन काफी आपका महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो एक एक करके आपको इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आंसर आपका रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं यत कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग उसको यत बोलते हैं, ठीक है। तो छंद को पढ़ते समय आने वाला जो विराम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यत कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 18, 18 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या सोरठा। देखो दृष्टांत यहाँ पर नहीं रहेगा, दृष्टांत नहीं रहेगा, ये आपका अलंकार में आ जाएगा। ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका अलंकार में आ जाएगा। बाकी सारे यहाँ पर आपके किसमें? छंद में आ जाएंगे। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पर आ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, छंदों से संबंधित गढ़ों की संख्या कितनी है? छंदों से संबंधित जो आपके गढ़ हैं उनकी संख्या कितनी है आपको यहाँ पर ही बताना। आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रहेगा। तो 6 रहेंगे, 7, 8 या 10। तो अगर हम लोग गढ़ की बात करेंगे तो गढ़ कितने होते हैं? गढ़ आपके होते हैं 8, गढ़ों संख्या आपकी 8 होती है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से आपके यहाँ पर गढ़ होते हैं। गढ़ कौन कौन से आपके यहाँ पर होते हैं? एक सूत्र, एक फार्मूला आपका है, इसको ध्यान रखिएगा। या माता राजभान शलगा, ये एक आपका फार्मूला है जिसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस फार्मूले को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, या माता राजभान सलगा, ठीक है। अब या से अगर हम बात या की बात करेंगे तो या से आपको जगह यानी कि जगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, तो सबकी अगर संख्या मिला देंगे तो 8 हो जाएगी। 8 यहाँ पर आपके गढ़ हो जाएंगे। नंबर हम लोग आते हैं 20 पर। निम्न में से सममात्रिक छंद का यहाँ पर कौन सा उदाहरण है? उदाहरण इन चारों में से, ठीक है। कौन सा रहेगा? आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी या डी। दोहा, सोठा, चौपाई, ये सभी। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और आंसर यहाँ पर आपका रहेगा चौपाई। क्या रहेगा इसका आंसर? आपका चौपाई हो जाएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चौपाई आपका ये सममात्रिक छंद का एक उदाहरण है। इसके प्रत्येक चढ़ में कितनी? 16 मात्रा होती है। प्रत्येक चढ़ में आपकी 16 मात्रा यहाँ पर होती है। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौपाई। नंबर 21 पर हम लोग आ जाते हैं। किस छंद में 26 मात्रा होती है और तथा 14 और 12 पर यति होता है? तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर ए रहेगा, बी, सी या डी।
वीर सोरठा गीतिका या छप्पय। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका आंसर आपका रहेगा गीतिका रहेगा। तो गीतिका में आपकी 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 14 और 12 पर क्या होती है, यति होती है, और चरण के अंत में लघु और गुरु का होना आवश्यक होता है। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। 22, छप्पय किस प्रकार का छंद है? ये सम है, विषम है, अर्धसम है, या इनमें से कोई भी नहीं है? छप्पय, तो छप्पय की हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम कहेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको बोलेंगे विषम, ठीक है। आप सभी को पता होगा छप्पय आपका ये छह चरण वाला है। कितना? 6 चरण वाला आपका ये छंद होता है। इसमें आपके 6 चरण होते हैं। ये विषम मात्र का आपका छंद होता है। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है प्रथम 4 चरण जो होते हैं, शुरुआती प्रथम जो 4 होते हैं चरण, वो किसके होते हैं? वे आपके चरण होते हैं रोला के होते हैं। किसके होते हैं? रोला के। तो प्रथम 4 चरण आपके रोला के होते हैं, ठीक है। और अंतिम 2 की बात करेंगे तो आपके वे उल्लाला के होते हैं। अंतिम 2 आपके उल्लाला के होते हैं और प्रथम 4 आपके किसके होते हैं? रोला के होते हैं। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका छप्पे कहते किसे हैं। तो पहले 4 रोला के, जो पहले 4 होंगे वो किसके होंगे? वो रोला के रहेंगे। और आगे अगर यहाँ पर हम लोग बढ़ जाएंगे तो फिर वो आपके किसके हो जाएंगे? वे यहाँ पर आपके उल्लाला के हो जाएंगे। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 22 आपको हो गया है, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रथम 4 आपके रोला के, अंतिम 2 आपके उल्लाला के होते हैं, छप्पे बनता है, और इसमें आपके 6 चरण होते हैं, और ये आपका क्या है? विषम मात्र का आपका छंद होता है, ठीक है। नंबर 23 पे आ जाइए। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? पहला और अंतिम शब्द क्या होता है आपका? एक सा होता है। तो कौन सा छंद है जिसका पहला और अंतिम जो छंद है वो एक सा होता है? कुंडलिया, रोला, दोहा, सोरठा, पहला और अंतिम एक सा होता है। तो मित्रों यहाँ पर क्या रहेगा? कुंडलिया रहेगा। आंसर आपका ए रहेगा, कुंडलिया। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी आपका छंद था शब्द से शुरू होगा, ठीक है, और ये पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा, आपके 6 चरण यहाँ पे लिखे जाएंगे, जब इसका एंड होगा ना तो भी था शब्द से ही होगा। तो पहचानना इसको बहुत आसान होता है। अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? कुंडलिया की बात करेंगे, ठीक है। तो कुंडलिया जो है इसमें दोहा और रोला से मिलकर बनता है। दोहा का अंतिम चरण ही रोले का प्रथम चरण होता है। ये दोहा और रोले से मिलकर बनता है, इसे हम लोग कुंडलिया बोलते हैं। जिससे शुरू होगा उसी से इसका एंड भी होता है। चलिए 24 पर आ जाते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? जो चौपाई होता है उसकी प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है उनकी संख्या कितनी होती है अगर हम चौपाई की बात करेंगे? तो सिंपल आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि 16। 25 पर आते हैं। जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। आंसर आपका डी, यानी कि चौपाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। अभी हम लोग अलंकार की बात कर लेते हैं। अलंकार के क्वेश्चंस बहुत ही आपके पेपर में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अलंकार टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार करना, जिससे कि एग्जाम में आप काफी अच्छा कर पाए, ठीक है। तो अब देखिए एक एक करके हम लोग अलंकार के जो क्वेश्चन से जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कि पानी विच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हासी। तो यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है? जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? वहां पर आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्या है? मछली पानी में है और फिर भी अगर वो प्यासी है, मतलब मछली पानी में है और फिर भी प्यासी है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर आपका विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता, वहां पर हमेशा आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 27 पर हम लोग आ जाते हैं। यहां पर क्या कि सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ऊट, और सारंग झिनु पाई के सारंग कई गई चोट। अब आपको अलंकार बताना है कौन सा अलंकार यहाँ पर रहेगा? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार यहाँ पर रहेगा? ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। यानी कि यहाँ पर आपको जो सारंग 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 है, इसके कई सारे यहाँ पर अर्थ हैं। शब्द कई बार आया है और इसके अर्थ भी क्या है? अलग अलग इसके यहाँ पर अर्थ हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जहां एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका जो अर्थ है प्रत्येक बार क्या हो? अलग अलग हो, वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? वहां पर हमेशा आपका यमक अलंकार होता है।
इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। नंबर 28, यहाँ पर क्या है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका सही अलंकार है? इन सभी में कौन सा आपका बिल्कुल सही अलंकार है? ठीक है। उपमा रहेगा रूपक, यमक या श्लेष। तो देखो यहाँ पर जेते तुम तारे, तारे और तारे, तो जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, वहां पर हमेशा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है और उसका अर्थ क्या आपका भिन्न है। तो पहले तारे का यहाँ पर मतलब क्या है, उद्धार करना, और दूसरे तारे का मतलब है सितारा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, इसमें क्या बोला गया है, दीप शाबन जल चुका, वाचक शब्द आपको बताना, इसमें वाचक शब्द कौन सा रहेगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि शाह रहेगा। शाह क्या है आपका, वाचक शब्द है। ठीक है। दीप शाबन जल चुका है, मतलब शाह क्या है, ये आपका एक वाचक शब्द यहाँ पर रहेगा। शाह हो गया, शम हो गया, सरिस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, वाचक। शाह हो गया, सी हो गया, ठीक है, शम हो गया, ठीक है, सरिस हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके वाचक शब्द में आ जाते हैं, ये इनको हम लोग वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर अगला 30 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। कौन से अलंकार का लक्षण आपको यहाँ पर ये बताना है। आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी रहेगा। अनुमान, एकावली, परिकर या कारणमाला। तो सिंपल सा आपका अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपको हो जाएगा अनुमान हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया गया है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है। विरोधाभास होता है, संधि होता है, आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका डी रहेगा। तो यहाँ पर आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से, विशेष बात का सामान्य बात से क्या किया जाए, समर्थन किया जाए, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, वहां पर हमेशा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप टिक करोगे, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही रहेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन आपके नहीं होंगे। जैसे कि हम एक अगर यहाँ पर लिखे, इसका एक उदाहरण मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि जे रहीम उत्तम प्रगति का कर सका कुशंग, और चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रात भुजंग। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि सामान्य का विशेष से, पहली पंक्ति में सामान्य बात है, दूसरी में यहाँ पर विशेष बात बोला गया है। तो जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से, विशेष का सामान्य बात से समर्थन कर दिया जाए तो वहां पर अलंकार आपका फिर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है। नंबर 31 पर आ जाते हैं, 32 पर आ जाते हैं, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर अलंकार कौन सा होता है। तो चार अंतर आपके सामने दिया गया, विरोधाभास होगा, विभावना होगा, वक्रोक्ति होगा, या विशेषोक्ति होगा। तो काफी आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आपको हो जाएगा विभावना अलंकार। ठीक है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर में इस तरह के प्रश्न आपके हमेशा पूछे गए, हमेशा पूछे गए, तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक इसका अगर हम लिखे, उदाहरण लिखें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। ठीक है। आगे फिर हम लिख सकते हैं कर बिनु, कर बिनु करम, करे विधि नाना, विधि नाना। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पैरों की बिना चलना, कानों की बिना सुनना, बातों बिना हाथों के तरह तरह के काम करना। ठीक है। ये सब चीजें अगर यहाँ पर आपको अगर आप रस में दिखेगा तो वहां पर हमेशा आपको विभावना हो जाएगा। ठीक है। तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर हमेशा अलंकार कौन सा होता है, विभावना आपको होता है। ठीक है। जैसे कि बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 33, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अलंकार कौन सा है। चार आंसर आपके सामने दिया गया, आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी, सी या डी। तो काली घटा का घमंड, घटा घटा देखो 2 बार आया है। ठीक है। तो एक घटा क्या है, मतलब घटा शब्द 2 बार आया है। एक घटा क्या है, एक घटा आपका है काले बादल, और दूसरा यानी कि घटना, तो यानी कि आंसर हो जाएगा फिर यमक हो जाएगा। 34 पर आते हैं,
अंबर पनघट में डुबो रहे तारा घट उषा नागरी, पंक्ति में अलंकार बताना है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। 35 पर आते हैं। अलंकार का शाब्दिक मतलब क्या होता है? शाब्दिक इसका अर्थ क्या होता है अलंकार का? अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए अलंकार का शाब्दिक मतलब क्या होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तब आप क्या बताओगे? ठीक है, वस्त्र, वर्ण, आभूषण, विशिष्ट। आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा, आपका डी रहेगा। तो आंसर यहां पर आपका इसका रहेगा आभूषण, ऑप्शन नंबर सी। 36 पे हम लोग आ जाते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाल लेते। इस पंक्ति में आपको बताना अलंकार कौन सा रहेगा? विरोधाभास रहेगा, दृष्टांत रहेगा, विभावना रहेगा, ये आपका कौन सा रहेगा? तो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पर। ठीक है, नंबर 37 पर हम लोग आ जाते हैं। ये भी काफी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। 37, चरण कमल बंधु रघुराई, अलंकार आपको बताना है यहाँ पर कौन सा रहेगा? श्लेष, उपमा, रूपक, या क्या रहेगा? आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका डी रहेगा। ठीक है, तो इन सभी में से आंसर क्या टिक करोगे? तो आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जो है चरण कमल बंधु रघुराई। ठीक है, तो आंसर ना, अगर आंसर की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा रूपक। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, रूपक कब होता है? तो जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही रूप कह दिया जाए, वहां पर हमेशा रूपक अलंकार होता है। ठीक है, 38, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, कौन सा आपका अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती थी। ठीक है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। अलंकार की बात करेंगे आप यहाँ पर यमक हो जाएगा। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जहां एक ही शब्द अनेक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर हमेशा यमक अलंकार होता है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, तो एक जो बेर है उसका मतलब बारिश है, और दूसरा जो बेर है उसका जो मतलब है वो जंगली फल से है। तो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यमक हो जाएगा। ठीक है, 39 पर आते हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, 100% बहुत सारे पेपर में आया है। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे, पंक्ति को पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है। यानी कि जहां प्रगति पदार्थ या अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है, वहां पर हमेशा आपका मानवीकरण अलंकार जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जो अलंकार होगा वो आपको हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आपके यहाँ पर 39 प्रश्न हो गए हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग करते हैं डिस्कस। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में अलंकार आपको बताना है कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। अनुप्रास अलंकार बहुत एक महत्वपूर्ण अलंकार है। पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपके अनुप्रास अलंकार से हमेशा पूछे गए हैं और बार बार आते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें क्या रहेगा मित्रों? इसमें आपको अनुप्रास अलंकार रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो माँ वर्ण है, यहाँ पर आपका जो माँ वर्ण है, और एक मिनट, ठीक है, माँ वर्ण, माँ वर्ण हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, और शाह वर्ण, इनकी आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? इनकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा? इसलिए यहाँ पर आपका जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति को हम लोग अनुप्रास कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवृत्ति का अर्थ क्या है? किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, उसे हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। इसमें माँ वर्ण और शाह वर्ण, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखेंगे 39 की आपका 40 प्रश्न था। 40 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मतलब जहां पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो। ठीक है, संदर्भ अलग अलग हुआ। ठीक है, कवि क्या करता? सुंदर सुंदर वर्णों को, जो शब्द है उनकी खोज करता है। व्यभिचारी की हम लोग बात करेंगे तो सुंदर स्त्री वगैरह देखता है वो। ठीक है, चोर यहाँ पर जो है सोना खोजता है। मतलब एक ही शब्द आपका है, लेकिन उसका सबके संदर्भ में अलग अलग उसका यहाँ पर मतलब है। ठीक है, तो जब ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर हमेशा श्लेष अलंकार हो जाता है। क्या होता है? श्लेष होता है हमेशा। ठीक है,
तो चरण धरत चिंता करत चितवत चार ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। जब आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे दोहे में हमेशा क्या होगा आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41/42 पर हम लोग आ जाते हैं। 42 आप अभी जस्ट आप करके आए हैं। ठीक है, चरण कमल बंधु रघुराई, अभी आपने इसको जस्ट पीछे किया था। यहां पर क्या रहेगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। 43 पर हम लोग आ जाते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कापनी उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब देखो जहां पर मन मानो जन जानो ऐसे वाच्य शब्द आते हैं, वहां पर ऑलवेज हमेशा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब भी आपको दिखेगा तो आप उसमें आंख बंद करके अपना उत्प्रेक्षा टिक कर सकते हैं। ठीक है, 44 पर हम लोग आ जाते हैं। आपसे पूछ रहा कि शब्द अलंकार को यहां पर आपको चिन्हित करना है, कौन सा आपका शब्द अलंकार। ठीक है, आपको यहाँ पर पूछा गया कि बताइए इन सभी में से कौन सा आपका शब्द अलंकार है? यमक, रूपक, व्यतिरेक या प्रतीप। तो कौन सा आपका शब्द अलंकार रहेगा? शब्द अलंकार यानी कि आपका यहाँ पर यमक हो जाएगा, शब्द में आइए आपका था यमक। ठीक है, 45 तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बोछाए। आपको बोलना है, पूछना है, ये आपसे पूछा गया कि आप अलंकार बताओ इसमें कौन सा रहेगा। अनुप्रास रहेगा इसमें, इसमें आपका यमक रहेगा, उत्प्रेक्षा रहेगा, आपका उपमा रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें ता शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका अनुप्रास होता है हमेशा। ठीक है, चलिए इसके बाद 45 हो गया। 46 पर हम लोग आ जाते हैं। 46 नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। अब साशी जहां पर दिखता है, शाशी श्याम, वहां पर हमेशा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। आंसर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। 47 पर आ जाते हैं। यहाँ पर शेष महेश गणेश दिनेश। अब देखो यहाँ पर ये बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है? बार बार यहाँ पर श वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और आपको पता है कि जब स वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमेशा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। 47 का सी हो जाएगा। 48 आपका प्रश्न सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तारिणी तारिणी तनुजा तट तमाल तरुआ पोछाए, अलंकार आपका अनुप्रास हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 49 भी आपका ये रिपीट हो गया है, यहाँ पर भी आप पढ़कर आए, इसमें आपका अलंकार कौन सा रहेगा? रूपक आपको हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। 50 नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। कनक कनक ते शौकुनी माँ दत्ता दिखाए, वा खाए बौरात नर या पाए बौराए। मतलब कनक कनक यहाँ पर 2 बार आया है और इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक धतूरा और एक सोना, सोना और धतूरा। तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर आपका यमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन आज के आपके ये हो गए हैं, जो कि टॉप के 50 आपको करवाने थे। बाकी प्रश्नों को फिर आगे हम कल आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आगे हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है? यानी कि यूके से संबंध किसका है? उत्तराखंड से कौन संबंधित है? यहां पर आंसर की बात करेंगे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन आपका रहेगा डी, डॉक्टर पीतांबर दत्त। इनका संबंध कहां से रहेगा? इनका संबंध रहेगा उत्तराखंड से। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करेंगे तो ये बस्ती से इनका संबंध है, ये बस्ती यूपी से संबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नंद दुलारी वाजपेयी जी की बात करेंगे तो ये आपके उन्नाव यूपी है, उन्नाव उत्तर प्रदेश। डॉक्टर नागेंद्र जी की बात करेंगे तो ये आपके रहेंगे अलीगढ़ के, अलीगढ़ से इनका संबंध रहेगा। आंसर आपका इसका रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, डॉक्टर पीतांबर दत्त। ये इनका संबंध उत्तराखंड से रहेगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी कार की रचना है, मतलब किस कहानीकार का रचना है शतरंज के खिलाड़ी? आपके सामने 4 आंसर दिया गया है। ऑप्शन ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। एवरीवन गुड इवनिंग सचिन एंड अंकित। ठीक है, बढ़िया। नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे, आंसर रहेगा मुंशी प्रेमचंद। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है मुंशी प्रेमचंद को लेकर, इनकी कई सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। शतरंज के खिलाड़ी ये मुंशी प्रेमचंद का है। इसके अलावा इनके अन्य भी कई सारी यहाँ पर कहानी है, जिनको यहाँ पर मैं लिख देता हूं और जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक तो इनका हो गया नमक का दारोगा, नमक का दारोगा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा एक इनका और आपका इंपॉर्टेंट है ईश्वरी न्याय। ईश्वरी न्याय भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनका पूस की रात, पूस की रात हो गया। इसके अलावा इनका बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उदय प्रताप स्वागत है आपका भी, ठीक है, बिल्कुल सही आपका है आंसर। इसके अलावा समर यात्रा, ये कुछ प्रमुख इनकी कहानियां हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट की गई हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, उद्धव शतक के रचयिता का नाम बताना है। उद्धव शतक के रचयिता यहां पर कौन रहेंगे? नाथू राम शंकर, सुमित्र नंदन पंत जी, दिनकर जी या रत्नाकर जी रहेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन आपका यहां पर डी रहेगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये इनकी काफी एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है और एग्जाम में इसको कई कई बार पूछा गया है। तो इसको यहां पर आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि उद्धव शतक की जब भी हम बात करेंगे ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का रचना है। ये काफी आपका महत्वपूर्ण रहेगा आपके पेपर के लिए। बाकी पंत जी का एक बहुत महत्वपूर्ण है, पंत जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है चिदम्बरा। चिदम्बरा पंत जी का बहुत एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनका एक पल्लव भी रहेगा, पल्लव भी आपका पंत जी का काफी एक महत्वपूर्ण वाला रहेगा, ठीक है। नंबर 3 के बाद हम लोग नंबर 4 पर आ जाते हैं। कफन कहानी किसने लिखा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कहानी नाम क्या है? कफन। तो कफन कहानी यहां पर कौन लिखा है? आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा? आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, इनको ध्यान रखिएगा। तो कफन हो गया, ये काफी महत्वपूर्ण है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। इसके अलावा अन्य भी इनके कई सारी कहानियां हैं जिनको यहां पर मैं लिख देता हूं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि इनका एक आपका है प्रेम प्रसून, प्रेम प्रसून इनका एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इनका कफन हो गया जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कफन। इसके अलावा इनका प्रेम, प्रेम प्रतिभा, ये भी इन्हीं का है। इनकी प्रेम से कई सारे हैं, प्रेम प्रतिज्ञा, ये भी इन्हीं का है। तो प्रेम से इनके कई सारे हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5, किस कवि के दोहों के लिए गागर में सागर की उक्ति यहां पर प्रसिद्ध है? गागर में सागर, तो गागर में सागर की बात करेंगे तो आपके बिहारी जी रहेंगे। गागर में इन्होंने सागर भर दिया, तो इनके लिए यहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं गागर में सागर, ठीक है, उदय प्रताप, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएंगे 6 पर, 6 पर आ जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम क्या है? उसने कहा था, प्रेमचंद जी है, मोहन राकेश है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या अज्ञे जी रहेंगे? तो अगर यहां पर हम बात करेंगे उसने कहा था, तो ये किसका है? ये आपका गुलेरी जी का रहेगा। ऑप्शन सी आपका रहेगा गुलेरी जी का रहेगा और एग्जाम में इसको कई कई बार पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, पेपर में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इनसे संबंधित क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है और ये काफी ज्यादा आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाएगा, ठीक है। नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। नंबर 7 है, रत्नावली किनकी पत्नी थी? मतलब रत्नावली की बात करेंगे और ये पत्नी किसकी थी? वैसे ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बट अभी हम इनके बारे में पूरा बात करने वाले हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका रहेगा डी, सी रहेगा, यानी कि तुलसीदास जी। क्या रहेगा आपका? तुलसीदास जी, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आंसर आपका रहेगा सी यानी कि तुलसीदास जी। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। ये बहुत एक महत्वपूर्ण आपके कवि है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा आता है, हमेशा आपसे पूछता है, ठीक है। अब तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इनकी सारी रचनाओं के बारे में कर लेते हैं डिस्कस। नंबर 8 क्वेश्चन करिए, फिर हम इनकी सारी रचना जो भी है उन पे हम बात करते हैं। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अगर हम भाषा की बात करेंगे कि इनकी भाषा कौन सी है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, संस्कृत है या आपकी अवधि है? तो भाषा की जब भी हम बात करेंगे तो इनका आंसर रहेगा डी हो जाएगा, यानी कि अवधि इसकी भाषा रहेगी, ठीक है। अब ये आपका जो रामचरितमानस है ये आपके अवधि भाषा में है, ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनकी कई सारी रचनाएं हैं जिन पे हम एक एक करके बात कर लेते हैं क्योंकि पेपर में इनको पूछता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं तुलसीदास जी की रचनाएं,
तुलसीदास, ठीक है, जी की रचनाएं। अगर इनको याद कर लोगे एक आपसे जरूर पेपर में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा। एक इनका है रामलला, रामलला नाछू, रामलला नाछू नंबर एक। नंबर दो इनका है वैराग्य संदीपनी, संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। नंबर तीन इनका है रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। नंबर चार आपका है जानकी मंगल। इनको याद करना बहुत आसान है, सारे भगवान राम से संबंधित हैं, कुछ एक आधे जो भगवान कृष्ण से भी संबंध रहेगा। नंबर पांच रामचरित मानस, रामचरित मानस, ये आप सबको बहुत अच्छे से रटा होगा। नंबर छह पे आते हैं पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, इनको पक्का जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है गीतावली, गीतावली। नंबर आठ बरवे रामायण, बरवे रामायण, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको हो गया दोहावली। पता नहीं, मैं बोलता तो स्पीड तो मेरा एक ही बोलने का है, लेकिन अब ये पता नहीं क्या चक्कर है कि यहाँ पर आवाज बहुत अच्छा आता है और वहां पर बच्चे बोलते कि आवाज नहीं आ रही है। कवितावली, ठीक है, तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। तो रामलला नाशु हो गई, वैराग्य संदीपनी हो गया, रामाज्ञा प्रश्न हो गया, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई आपसे पेपर में जरूर पूछ लेगा, तो बस इनको आप याद रखिएगा। ये सारे जो है भगवान राम से संबंधित हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इनको पूछ सकता है। एक और आपका यहाँ पर है, एक और यहाँ पर आपका है हनुमान, ठीक है, एक आपका है हनुमान बाहुक, हनुमान, ठीक है, बाहुक, इसको भी ध्यान रखिएगा, हनुमान बाहुक भी आपका रहेगा यहाँ पर। और एक आपका इनका है कृष्ण गीतावली, तो भगवान कृष्ण से संबंध रहेगा, कृष्ण गीतावली, ठीक है। इतने ध्यान रखोगे तो फिर आपसे कुछ छूटेगा नहीं, सारा इनका कवर हो जाएगा। अच्छा, सच में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आवाज शायद अच्छी आ रही होगी। हम लोग नंबर 9 पर आते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तुलसीदास, सूरदास जी, केशवदास या नागरीदास? अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो विनय पत्रिका की बात करेंगे, तो जब हम यहाँ पर विनय पत्रिका की बात करें, आप जैसे अभी आप पढ़ के आए हो, ये जो है तुलसीदास जी का रहेगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। नंबर 10 पर हम लोग आ जाते हैं। चंद बरदाई की कृति का नाम क्या है? ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक रहेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, हमेशा पूछता है इनको लेकर, ठीक है। तो वैसे अगर हम चंद बरदाई की बात करेंगे, इनका बहुत आसान सा रहेगा, पृथ्वीराज रासो आपका रहेगा। इसके अलावा जो आपके अन्य लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके जो अन्य हैं, बीशल देव, बीशल देव रासो, ये किसका है? ये है नरपति, नरपति नाल का है, ठीक है। आलाखंड, आलाखंड को हम लोग परमाल रासो भी कहते हैं, ठीक है। तो खुमाड़ रासो दलपत विजय की है, ये आपका जो खुमाड़ रासो लिखा है ये दलपत विजय की है, ये दलपति विजय की है। इसके अलावा आलाखंड यानी कि परमाल रासो, ये जगनिक का है, किसका? जगनिक, ये जगनिक का है। इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनको पूछता भी है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 11 पर हम लोग आ जाते हैं। अब इसमें क्या बोला कि निम्न में से कौन रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? यूके का मतलब नहीं है, उत्तराखंड का नहीं है। तो पीताम्बर, देखो पहला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, पीताम्बर वाले उत्तराखंड के थे, तो हमने पहले ही देख लिया था। धर्मेंद्र भारती, पंत जी और लीलाधर जगोड़ी, आप चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अब उत्तराखंड का इनमें से कौन आपका उत्तराखंड का नहीं है? तो आंसर आपका रहेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का धर्मवीर भारती जी रहेंगे, ऑप्शन सी रहेगा, धर्मवीर भारती जी। इनका संबंध कहां से? इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद से इनका संबंध है, तो यही आपके यहाँ पर नहीं रहेंगे, बाकी सारे आपके जाएंगे उत्तराखंड, खंड चले जाएंगे सारे, ठीक है। नंबर 12 पर हैं, साकेत किसकी रचना है? साकेत है किसकी रचना? राम नरेश त्रिपाठी का है, मैथिली शरण गुप्त का है, रामचरित उपाध्याय का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको जो ध्यान रखिएगा। आंसर रहेगा मैथिली शरण गुप्त जी, ये गुप्त जी का है। गुप्त जी के और भी कई सारे हैं, उनको भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से गुप्त जी के और भी यहाँ पर रहेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनका एक रहेगा रंग में भंग,
रंग में भंग हो गया, ठीक है। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, ठीक है। भारत भारती, भारत भारती आपको हो गया। इसके अलावा इनका द्वापर हो गया, द्वापर, द्वापर के अलावा यशोधरा, यशोधरा भी इन्हीं का रहेगा, ठीक है। जय भारत हो गया। ये सारे इनके इंपोर्टेंट वाले हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये आपके रहेंगे पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 पर आए। सूरदास जी की गुरु का नाम, गुरु कौन थे आपको ये बताना है। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। अभी 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, गुरु की बात की जा रही है। तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी, ऑप्शन सी रहेगा, वल्लभाचार्य जी इनकी क्या रहेंगे, इनके गुरु हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये भी काफी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर आते हैं 14 पर। ये 14 आपको यहाँ पर दिया गया है। नानक किस काव्य धारा के कवि है, नानक जी कौन सी काव्य धारा के कवि हैं आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो ये संत के हैं या आपके ये राम काव्य के हैं, सूफी हैं, कृष्ण का है। मैंने आपको ये जब पढ़ाया था डिटेल में तो उस पर वहां पर हम इस पे बात किए थे कि कौन सी धारा के आपके रहेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके रहेंगे संत काव्य धारा, रहेगा संत काव्य धारा, आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर 15 पर हम लोग आ जाते हैं। अष्टछाप के कवि इनमें से नहीं है, कौन यहाँ पर जो है अष्टछाप का कवि नहीं है। नाभादास, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बिल्कुल आपका ये महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा आपके अष्टछाप के कवि नहीं रहेंगे, इन सभी में से, चारों में से। तो देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका आएगा नाभादास, क्या नाभादास इसका आपका आंसर रहेगा। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बात यहां पर और हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम इस पे बात कर लेते हैं कि आपका जो अष्टछाप है इसमें कौन कौन से कवि शामिल हैं, ठीक है। अष्टछाप में कौन कौन से कवि शामिल हैं जिससे कि आपको पता रहे, आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर डिस्कस, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं डिस्कस। देखो अब यहाँ पर हम अष्टछाप के कवियों की हम बात कर लेते हैं। तो 4 तो यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की शिष्य थे, और 4 जो है उनके गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। तो हम 4 को यहाँ पर बांट लेते हैं। तो ये पहला तो आपको वल्लभाचार्य जी हो गए, वल्लभाचार्य, ठीक है। और यहीं पर इनके बेटे थे, ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो गोस्वामी जी विट्ठलनाथ, ठीक है, विट्ठलनाथ। अब हम इनको बांट लेते हैं, ठीक है। अब वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे यहाँ पर, कौन कौन से थे। एक तो यहाँ पर हो जाएगा कुंभन दास, कुंभन दास, ठीक है। नंबर 2 इनका रहेगा सूरदास जी, सूरदास जी आ जाएंगे। नंबर 3 परमानंद दास, परमानंद दास। और नंबर 4 आपका जाएंगे कृष्णदास, कृष्णदास। ये हो गए यहाँ पर 4, ठीक है। 4 यहाँ पर विट्ठलनाथ जी के रहेंगे। इनमें एक गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है। फिर आपके नंद स्वामी, यहां पर आगे मैं लिख देता हूं, यहां पर नंद स्वामी, नंद स्वामी, ठीक है, नंद स्वामी। छीत स्वामी, यहीं पर आप करेंगे छीत स्वामी। और एक रहेंगे आपके चतुर्भुज दास, कौन रहेंगे यहाँ पर, चतुर्भुज दास। ये रहेंगे आपके दास, चतुर्भुज दास, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8 लोग हो जाएंगे, अष्टछाप में 8 लोग आपके आ जाएंगे। इनको ध्यान रखिएगा, पेपर में इनको पूछता है, कोई ना कोई आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लेगा, इनमें से एक ना एक आपके पेपर में जरूर आपसे पूछ लेगा। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा नाभादास। देखो नाभादास का नाम कहीं पर हमने लिखा नहीं है, तो नाभादास को छोड़ देंगे, बाकी सारे यहाँ पर आपके हो जाएंगे, ठीक है। नंबर आते हैं हम लोग 16 पर। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। चित्रलेखा उपन्यास के जो लेखक हैं उनका नाम यहाँ पर आपको बताना है। आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी या डी। तो आंसर आपका रहेगा यानी कि भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा हो जाएगा, ठीक है। नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आते 17 पर। साहित्य लहरी के रचयिता का नाम, साहित्य लहरी की बात करेंगे, रचयिता की हम बात करेंगे, कौन यहाँ पर रहेंगे साहित्य लहरी के। तो आंसर आप करेंगे सूरदास जी रहेंगे, बहुत सिंपल सा रहेगा।
एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये किसके, ये आपके रहेंगे साहित्य लहरी के। इसी तरीके से जयसी की बात कर लेता है, जयसी कि मलिक मोहम्मद जयसी का एक बहुत ही जो फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, वो इनका कौन सा है। जयसी जी की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप करेगा पद्मावत। जयसी जी का पद्मावत बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर जी की बात करेंगे, कबीर दास जी का आपका बीजक बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आता भी है। और केशव जी की बात करेंगे, इनका रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, ये कुछ आपके बहुत ही महत्वपूर्ण वाले हैं। बिल्कुल ठीक है उदय, एकदम बढ़िया। चलिए आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, सूरदास। नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं नंबर पर। रीत काल का कवि यहाँ पर कौन है, इन सभी ऑप्शन के आधार पर रीत काल के कवि की बात की गई है। तो जब भी हम रीत काल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पद्माकर रहेंगे, पद्माकर, ठीक है। बाकी सारे कवि आपके आदिकाल में चले जाएंगे। जैसे तुलसी जी हो गए, तुलसी जी हो गए, ये तो भक्ति काल में रहेंगे, तुलसी जी हो गए। और ये दादू दयाल हो गए, ये भक्ति काल हो जाएंगे। जगनिक आपके आदिकाल में चले जाएंगे, जगनिक, ठीक है। और पद्माकर यहाँ पर आपके रीत काल में आ जाएंगे। ओके बढ़िया। 19 पर आते लोग, नंबर 19 पर आ जाते हैं। पद्मावत की रचना कौन सी भाषा में किया गया, किस भाषा में आपके पद्मावत की रचना की गई है, आपको ये बताना है। तो जब पद्मावत की हम लोग बात करेंगे तो ये आप करेंगे अवधि भाषा। कौन सी आपकी रहेगी भाषा, आपकी रहेगी अवधि भाषा। एग्जाम में पूछता है। अच्छा, इनको लेकर एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये पहली बात तो जयसी जी का है, ये जयसी जी का है। और जयसी जी के दो काफी प्रमुख हैं, एक तो आपके सामने लिखा हुआ है पद्मावत, इसके अलावा और भी इनके हैं, इनके दो और यहाँ पर, एक तो इनका है अखरावट, अखरावट हो गया, और एक इनका और है आखिरी, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। ये दो और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इन्हीं के हैं दोनों, ठीक है। जैसे जी का यहाँ पर अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम इनको पूछता है, ठीक है। नंबर 19 की बात हम लोग नंबर 20 पर आ जाते हैं। नंबर 20, भारत भारती किस कवि की कृति है, ये किसका है, भारत भारती किसका है, ठीक है। तो अभी आपने पीछे इसको पढ़ा भी था, पीछे भी आपने इसको पढ़ा भी था कि भारत भारती है किसका, किसका रहेगा ये चंद्रशेखर प्रसाद जी का रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का रहेगा, गुप्त जी का रहेगा, या माखनलाल चतुर्वेदी जी का रहेगा, किसका रहेगा ये भारत भारती। अगर आपको पता तो बताइए। ये रहेगा आपका गुप्त जी का, किसका रहेगा, गुप्त जी का रहेगा। इनके बारे में एक बात और आपको ध्यान में रखना है, एक बात आपको इनके बारे में क्या ध्यान में रखना है कि गुप्त जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को, ठीक है, भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी जी ने, किसने, महात्मा गांधी जी ने इनको एक उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया था, राष्ट्र कवि का। तो आपसे पूछ लेता इन चारों में बताओ राष्ट्र कवि की उपाधि किसको मिला हुआ है। तो आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, जब भी हम राष्ट्र कवि की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि को उपाधि किसको दिया गया, किसको दिया था, गुप्त जी को दिया था। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर आपके प्रमुख लेखक हैं, जैसे दिनकर जी का, दिनकर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध आपकी रचना है जिसका नाम क्या है, उर्वशी, उर्वशी नाम है इसका, ठीक है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी का एक बहुत ही फेमस इनका रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कामायनी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का कौन सा है, इनका कौन सा, इनका एक पुष्प की अभिलाषा है, जब में पूछता है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। तो इसको यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अभिलाषा, ठीक है। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये काफी आपका यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर 20 के बाद हम लोग आते हैं 21 पर आते हैं। नंबर 21 पर आ जाते हैं। विनय पत्रिका की रचयिता कौन है, विनय पत्रिका अभी हम पीछे आपको बताकर भी आए हैं। बहुत सिंपल सा आंसर आपको हो जाएगा तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर आपके भी हो जाएगा तुलसीदास जी आपको हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, 22 पर आते हैं। इनमें से मुसलमान कवि कौन है, इन चारों में से अगर हम बात करेंगे कि मुसलमान कवि कौन है, आंसर ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका डी रहेगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया था, आपका रसखान हो जाएंगे, रसखान, आंसर नंबर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 23 पर हम लोग आते हैं, 23 कफन कहानी के लेखक। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आया है, कई सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है, बार बार पूछा गया है। तो आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखना है, आपके पेपर के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका बन जाता है। कई सारी परीक्षा में इसको बार बार रिपीट किया गया है।
तो अभी जस्ट अब लगातार कंटिन्यू आप पढ़ ही रहे हो। क्या रहेगा? मुंशी प्रेमचंद। क्या रहेगा? मुंशी प्रेमचंद जी रहेगा। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और यहाँ पर मैं अन्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। अन्य में कैसे, कौन कौन यहाँ पर आपका अन्य में है? अन्य में कैसे, जैसे कि अन्य में यहाँ पर आपका है गुलेरी जी का है। इनका है उसने कहा था। उसने कहा था, गुलेरी जी का ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा था। ज्ञानेंद्र की हम बात करेंगे तो इनका क्या रहेगा? इनका रहेगा नीलम। इनके काफी महत्वपूर्ण है नीलम। नीलम देश, देश की राजकन्या। राजकन्या, इसको ध्यान रखिएगा। राजेंद्र यादव जी की बात करेंगे। इनका है अभिमन्यु। अभिमन्यु की आत्महत्या। क्या? आत्महत्या। तो इसको भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है। इन सभी चीजों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए 23 की बात हम लोग 24 पर आते हैं। 24। अच्छा, ये हम लोग बाद में करेंगे। ये जो आपकी छायावादी कम है, इसको एक बार मैं आपको पूरा क्रम समझा दूंगा डिटेल में। फिर ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आपको एकदम स्पष्ट समझ में आए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम आगे एक बार पूरा क्रम बताएंगे, फिर हम आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। गलत युग्म आपको यहाँ पर करना है चयनित। आषाढ़ का एक दिन, पूस की रात, राग दरबारी, तितली। आपको गलत युग्म को चुनना है, कौन सा गलत है यहाँ पर, इन सभी में से कौन सा गलत है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन आपका नाटक है, बिल्कुल ठीक है। बट है किसका? तो ये राकेश मोहन। राकेश यानी कि मोहन राकेश, नाम लिखेंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश, मोहन राकेश जी का है। ठीक है। इसके बाद पूस की रात कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी किसका है? लेकिन ये प्रेमचंद जी का है। किसका है? प्रेमचंद जी का है। ठीक है। अगला है राग दरबारी। राग दरबारी, तो ये राग दरबारी निबंध नहीं है, ये उपन्यास है। ये आपका निबंध नहीं है, ये क्या है? ये उपन्यास विधा है। उपन्यास विधा है। और ये है किसका? ये है श्री लाल शुक्ल का। किसका है ये? ये है श्री लाल शुक्ल। ठीक है। श्री लाल शुक्ल जी का है। तितली की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक उपन्यास है। और ये है किसका? ये आपका है जयशंकर प्रसाद। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा रहेगा? आपका तितली रहेगा। ठीक है। तो इन बातों को यहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, एक मिनट। 24 आपका हो गया। ये आपका 24 नंबर हो गया। 25 पर हम लोग आते हैं। नंबर 25, यहां पर क्या है? उलटवासियों के लिए प्रसिद्ध हैं कवि। तो कौन से कवि हैं जो कि उलटवासियों के लिए प्रसिद्ध हैं? बिहारी जी, सूरदास, कबीर जी, रहीम जी। इसका आंसर क्या रहेगा? मतलब ये क्या है कि इनकी जो रचना है वो काफी अलग ढंग से है। यानी कि ये कम्बल को बरसा देते हैं, पानी को भिगा देते हैं। बरसे कम्बल भीजे पानी, इस तरीके से इन्होंने रचनाएं किया है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं उलटवासियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका नाम क्या है? बहुत बढ़िया कवि आपके हैं, कबीरदास जी। ठीक है। इनका एक दोहा पढ़ोगे, बरसे कम्बल भीजे पानी। ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं उलटवासियों के लिए आपके ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि किस कवि की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं, तो आपका रहेगा कबीरदास जी रहे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 पर आते हैं। नंबर 26, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी कौन सी विधा की आपकी रचना है? तो आंसर आप करेगा सी, यानी कि उपन्यास। आप लोग यहाँ पर क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको अपडेट लगातार मिलता रहेगा। ठीक है। तो जो भी आपकी क्लास होगी वो मैं लगातार आपके लिए करता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शेखर एक जीवनी तो आपने देख लिया, ये उपन्यास है। लेकिन है किसका ये किसका है? तो ये है अज्ञे जी का। ये किसका? ये अज्ञे जी का है। सच्चिदानंद। ठीक है। सच्चिदानंद, हीरानंद, हीरानंद। ठीक है। इनका फेमस नाम क्या है? अज्ञे जी, इनका है ये। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक दो बातें और इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके कुछ और उपन्यास हैं। इनके कुछ और भी उपन्यास है। जैसे कि इनका एक उपन्यास कौन सा है? एक इनका उपन्यास है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप। ठीक है। तो इसको भी यहां पर आप ध्यान में रखिएगा। एक मिनट, चलो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा यहां पर आपका है, इनका एक और बात काफी आपका महत्वपूर्ण है। अपने अपने अजनबी।
अपने अपने अजनबी, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो एक तो शेखर एक जीवनी तो आपका है ही यहाँ पर, इसके अलावा आपके ये भी रहेंगे, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, काफी रहेगा आपका महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे नंबर 27 पर आते हैं। रामचरितमानस बटा हुआ है, अध्याय में बटा है, सर्ग में बटा है, उल्लेखों में बटा है, कांडों में बटा हुआ है। तो ये किस में बटा हुआ आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा इसका डी रहेगा, यानी कांडों में। ऑप्शन डी रहेगा आपका, कांडों में आपका ये बटा हुआ है। आप सभी को पता है कितने कांड हैं, कुल अगर कांड की बात करेंगे तो आपके कितने कांड हैं यहाँ पर, 7 कांड। कितने कांड है आपके, 7 कांड है। ठीक है, और 7 कांड में कौन कौन सा कांड आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका है बाल कांड, पहला आपका है बाल कांड, दूसरा आपका है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड हो गया। ठीक है, तीसरा आपको हो गया आरण्य कांड, आरण्य कांड हो गया ना। ठीक है, नंबर 4 आपको हो जाएगा किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड हो गया। नंबर 5 सुंदर कांड, सुंदर कांड। ठीक है, नंबर 6 पे कौन सा रहेगा आपका यहाँ पर, लंका कांड, लंका कांड। नंबर 7 पे कौन सा रहेगा, उत्तर कांड। तो कितने कांड आपके हो जाएंगे यहाँ पर, 7 कांड हो जाएंगे। इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, रामचरितमानस की बात करेंगे, कितने कांड हैं यहाँ पर, तो आपकी कांड की जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी 7। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 27 के बाद हम लोग आते हैं 28 पर आ जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा निबंधकार नहीं है, इनमें से कौन आपके निबंधकार नहीं है, इन चारों में से। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है और आंसर आप करेगा मोहन राकेश। मोहन राकेश क्या है, ये है नाटककार। क्या है, ये नाटककार है, नाटककार। क्या है ये नाटककार है, इनको आप ध्यान रखिएगा, ये रहेंगे नाटककार। ठीक है, 29 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29, झांसी की रानी किसकी रचना है, झांसी की रानी ये रचना है किसकी, आपको यहां पर ये बताना है। झांसी की रानी किसकी है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी। काफी आपका ये महत्वपूर्ण रहेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ठीक है उदय, आपका बिल्कुल सही रहेगा, यह रहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रहेगा, और काफी आपका ये महत्वपूर्ण भी रहेगा। चलिए 30 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अंधा युग के रचनाकार का नाम बताना। अंधा युग, ये भी आपका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा और इंपोर्टेंट भी है। आंसर ए बी सी डी में क्या टिक करोगे, धर्मवीर भारती जी यहाँ पर रहेंगे, ऑप्शन सी रहेगा। इनके अन्य भी कई सारे हैं, जैसे कि इनका एक ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ये भी इन्हीं का है। इसके अलावा अंधा युग तो आपको पता ही है, अंधा युग भी इन्हीं का है। इसके अलावा इनका है कनुप्रिया, कनुप्रिया भी इनका है। ठीक है, 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष भी इन्हीं का है। ठीक है, देशांतर हो गया, देशांतर, देशांतर भी इन्हीं का रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इनके काफी इंपॉर्टेंट वाले भी हैं जिनको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन इनका आपका देशांतर भी रहेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया 30 क्वेश्चन अभी आपके हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भी हम लोग यहाँ पर 31 पर आते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार का नाम क्या है, आचरण की सभ्यता। ये शायद आपने पढ़ा होगा जब आप इंटर फर्स्ट ईयर इंटर में आप रहेंगे, तो शायद आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ये काफी आपके महत्वपूर्ण है, पेपर में इनको पूछता भी है, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, अब आचरण की सभ्यता के जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसके रहेंगे सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह आपके हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 32, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है रामचंद्रिका। तो ये आप करेगा केशवदास जी का रहेगा। केशवदास जी के और भी कई सारे काफी प्रमुख वाले हैं, जैसे कि केशवदास जी का क्या क्या है, इनका है रसिक प्रिया, रसिक की प्रिया, कवि प्रिया, ये प्रिया से काफी इनके हैं, कवि प्रिया। ठीक है, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। ठीक है, अगला है जहांगीर, जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी इन्हीं का है। तो कुछ इनके इंपॉर्टेंट वाले हैं जिनको यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 32 हो गया। चलिए 34 पर आते हैं, 33 पर आ जाते हैं।
मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जैसी का जो पद्मावत है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, किस भाषा में लिखा गया है? तो जैसी की बात करेंगे तो ये आपको लिखा गया है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा आपके यहाँ पर? अवधी भाषा। नंबर 34 पर आते हैं। शिवा बावनी के रचयिता का नाम, शिवा बावनी रचयिता का नाम बताना है यहाँ पर, ठीक है, कौन इसके रचयिता है? तो यहाँ पर आएंगे भूषण, आंसर भी आपका रहेगा भूषण हो जाएगा, ठीक है। नंबर 35 पर आ जाते हैं हम लोग। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के जो लेखक हैं उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या रहेगा? भूले बिसरे चित्र यानी कि आपका रहेगा भगवती चरण वर्मा जी का रहेगा आंसर। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि की बात की जा रही है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि की बात करेंगे तो यहां पर आप कर रहे हैं कबीरदास जी। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन से रहेंगे? कबीरदास जी। कबीरदास जी की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे रचनाएं, जैसे कि रामायणी, शबद, साखी, ठीक है, बीजक, इनका काफी, बीजक काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनकी वाटिका संग्रह का नाम क्या है? बीजक नाम शब्द का काफी प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। आपको यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। नंबर 37, भक्ति काल का कवि यहां पर कौन नहीं है? इन सभी में से कौन कवि यहां पर आपका भक्ति काल का नहीं है? आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा। कौन यहां पर जो है भक्ति काल का कवि नहीं है इन सभी में से? तो भक्ति काल की बात करेंगे, दिनकर जी नहीं रहेंगे। दिनकर जी, दिनकर जी आपके भक्ति काल के कवि नहीं रहेंगे, ठीक है, बाकी सारे आपके भक्ति काल में हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कबीर, जैसी, मीरा, ठीक है, तो आपके वो भक्ति काल में चले जाएंगे, लेकिन दिनकर जी नहीं जाएंगे, ये तो आपके राष्ट्रीय कवि हैं। राष्ट्र चेतना के लिए इन्होंने काफी सारी रचनाएं वगैरह की है, ठीक है, दिनकर जी ने। 38 पर आते हैं। छायावादी कवि यहाँ पर कौन सा नहीं है? छायावादी कवि इन चारों में से कौन सा नहीं रहेंगे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बिहारी लाल, ठीक है। तो छायावादी कवि कौन से नहीं रहेंगे? तो बहुत सिंपल सा रहेगा यहाँ पर। बिहारी जी जो है रीति काल के बहुत ही फेमस कवि हैं, रीति काल के हैं। बिहारी जी कौन से हैं? रीति काल के हैं। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हो गए, महादेव वर्मा जी हो गई, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, तो ये छायावादी के काफी एक प्रमुख कवि हैं। 39, जैसी जो है, जैसी जी की बात करेंगे तो ये किस शाखा के कवि हैं? जैसी जी की हम बात करेंगे तो ये कौन सी शाखा के कवि हैं? ये आपके ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, या आपके प्रेमा या प्रयोगवादी प्रेम मार्गी, ठीक है, या आपके ये राम भक्ति। तो किस शाखा के यहाँ पर ये कवि हैं आपको ये बताना है, ये भी आपका प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा। ये आप करेंगे यहाँ पर जो प्रेम मार्गी, आंसर आएगा यहाँ पर आपका प्रेम मार्गी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज से हम लोग करेंगे 14 नंबर, आगे फिर हम लोग कल करेंगे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? राष्ट्र कवि किसको मानते हैं? अभी पीछे हमने आपको बताया था ना कि गांधी जी ने किसको राष्ट्र कवि बोला था, राष्ट्र कवि का उपाधि दिया था, पीछे हमने आपको भी बताया था। तो आंसर रहेगा आपका गुप्त जी, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा यानी गुप्त जी, ठीक है। तो ये आपके 40 प्रश्न यहां पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं अपनी अगली क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक का नाम बताना है। 4 आंसर यहां पर आपके सामने दिया गया है। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन आपका डी रहेगा यानी कि भट्ट केदार। भट्ट केदार इसका आंसर नंबर आपका ऑप्शन डी रहेगा, भट्ट केदार। तो जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो अतुकांत शैली में कौन सा रचना इनका यहाँ पर लिखा गया है आपको ये बताना है। आंसर रहेगा इसका, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रेम पथिक। ऑप्शन सी आपका रहेगा प्रेम पथिक। आगे बात करेंगे नंबर 3, ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं।
तो यहाँ पर व्यंग्यकार कौन है? इनका नाम है हरशंकर परशाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई सारे पेपर में पूछा भी गया है। नंबर 4 पर आते हैं हम लोग यहाँ पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो कौन सा आपका रहेगा यहाँ पर? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर ए बी सी डी में क्या टिक करोगे? यानी कि विद्या सुंदर। आंसर ए रहेगा विद्या सुंदर। नंबर 5 पर आते हैं। बेमेल को पहचानिए। आपको बेमेल पहचानना है। शिवा सदा निर्मला गोदान। अगर हम इन तीनों की बात करेंगे, ये तीन के तीनों किसके हैं? ये है मुंशी प्रेमचंद जी के। किसके? मुंशी प्रेमचंद। ये तीन के तीनों मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें चंद्रकांता, तो ये आपका बेमेल वाला हो जाएगा, क्योंकि ये किसका है? चंद्रकांता। ये है देवकी नंदन खत्री का है। किसका है? ये है देवकी नंदन खत्री का है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ये काफी आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाएगा आपके पेपर के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 6। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली गुप्त जी की यहाँ पर नहीं है, यानी कि उन्होंने उसको नहीं लिखा है? तो कौन सा इनका रचना है? जयद्रथ वध, यशोधरा, नील देवी या साकेत? आंसर की बात करेंगे आप करेंगे नील देवी। ऑप्शन से आप करेंगे नील देवी। तो नील देवी ये किसका? ये भारतेंदु जी का नाटक है। ये भारतेंदु जी का नाटक है नील देवी। तो ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है, किसके द्वारा? गुप्त जी के द्वारा। बाकी यहाँ पर जो है जयद्रथ, यशोधरा, साकेत, ये सारे जो है गुप्त जी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। नंबर 7 पर आते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि जो है कौन से काल के संत कवि? तो किस काल के संत कवि आपको यहाँ पर ये बताना है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया। आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। आंसर रहेगा बी, यानी भक्ति काल। ये सारे कौन से काल के हैं? ये तो ये सभी आपके यहाँ पर भक्ति काल करेंगे। आंसर नंबर आपका रहेगा बी, यानी कि भक्ति काल। नंबर 8, इनमें से कौन भक्ति कालीन कवि नहीं है? तो बिहारी जी रहेंगे। बिहारी जी आपके यहाँ पर भक्ति कालीन कवि नहीं है। बाकी यहाँ पर आपके भक्ति कालीन कवि रहेंगे। बिहारी जी यहाँ पर आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा। नंबर 9 की बात करते हैं। सूरदास जी के गुरु कौन थे? अगर हम सूरदास जी की बात करेंगे और गुरु की बात करेंगे कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था, ठीक है। तो 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया। आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी या डी। चलिए आंसर आपका वल्लभाचार्य जी यहाँ पर इनके गुरु थे। ये काफी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। नंबर 10 पर आते हैं। कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी, यानी कि इनकी जो भाषा है वो किस प्रकार की भाषा थी? तो भाषा इनकी अगर हम बात करेंगे तो भाषा इनकी कौन सी थी? आंसर एबीसीडी में क्या रहेगा? सतुकड़ी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सतुकड़ी भाषा थी इनकी। नंबर 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या संयुक्त काल? कौन सा यहाँ पर जो है काल का विभाजन नहीं है? आंसर क्या रहेगा आपका? संयुक्त काल। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी काल नहीं है। तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, लेकिन यहाँ पर संयुक्त काल यहाँ पर नहीं है। आंसर डी। नंबर 12, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर जी ने किसका उपदेश नहीं दिया था? यानी कि स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश जो है इनके द्वारा नहीं दिया गया है। आंसर नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। नंबर 13 पर आते हैं। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने बोला? तो किसके द्वारा यहाँ पर कहा गया आपको ये बताना है। 4 आंसर आपके सामने दिया गया, यानी कि रामविलास शर्मा। क्या रहेगा आपका आंसर? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नंबर 14 पर आते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया या किसने दिया? रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया? तो रहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए रहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपको यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। नंबर 15 पर हम लोग आते हैं। कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि? तो कौन सी धारा के कवि हैं आपको यहाँ पर ये बताना है। ये रहेंगे यहाँ पर संत काव्य धारा। आंसर नंबर ए रहेगा संत काव्य धारा। नंबर 16 पर आते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? रासो जो है ये कौन सी काल की रचना है? ये रहेगी आपकी आदिकाल की रचना। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है?
तो चंद बरदाई, नाम क्या है? चंद बरदाई। तो चंद बरदाई ने इसको यहाँ पर लिखा है, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 17 पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? किसके निर्गुण भक्ति वाले कौन रहेंगे? सूरदास जी रहेंगे, कबीरदास जी, तुलसीदास या केशवदास? चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और आंसर आपका रहेगा यानी कबीर दास जी निर्गुण भक्ति वाले आपके कवि यहाँ पर रहेंगे। बाकी हम बात करेंगे तो अन्य आपके कवि जैसे कि तुलसी जी, ये तो राम भक्ति वाले कवि आपके हैं, लेकिन कबीर जी की बात करेंगे तो ये आपके निर्गुण भक्ति वाले रहेंगे। ठीक है, 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? इन सभी में से कौन रहेंगे? तो आंसर रहेगा कबीर दास जी। तो दिए गए विकल्पों में जो कबीर दास जी है आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। बाकी तुलसीदास जी राम भक्ति के, रहीम दास कृष्ण भक्ति के और मलिक मोहम्मद जैसी ये आपके प्रेमाख्यान शाखा के कवि हैं। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। 19 पे आते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय का उपाधि दिया, यानी कि पदवी दिया? तो किसको यहाँ पर पदवी इनके द्वारा दिया गया है? तो सुंदरदास। आंसर डी रहेगा सुंदरदास। ठीक है, आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। प्रथम व प्रतिनिधि कवि यहाँ पर कौन से रहेंगे छायावाद के? तो आंसर आपका रहेगा सुमित्रा नरेंद्र पंत जी। पंत जी यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद की प्रथम व प्रतिनिधि कवि पंत जी रहेंगे। नंबर 21 पर हम लोग आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? कौन सी विधा में इनका प्रवेश हुआ है? तो विधा आपकी रहेगी यहाँ पर शुक्ल जी की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में आलोचना विधा में प्रवेश हुआ। उनकी प्रमुख आलोचना ग्रंथ आपका है जैसे ग्रंथावली, भ्रमर गीत, शार, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा। ठीक है, ये सारे इनके यहाँ पर रहेंगे। 22 की बात करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्ति की साहित्यिक विधा से संबंध रखती है? आंसर रहेगा रेखा चित्र। ऑप्शन सी रेखा चित्र। नंबर 23 पर आते हैं हम लोग यहाँ पर। आपको यहाँ पर इसको मैचिंग करना है, सभी ऑप्शन को मैच करना है। आंसर ABCD को जरा मैच करना है। निर्मला की हम लोग बात करेंगे। निर्मला ये आपका उपन्यास है, ये उपन्यास है और किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, चिता के फूल की बात करेंगे। चिता के फूल ये आपका निबंध है और ये किसका है? यह राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। बेनीपुरी, इनको ध्यान रखिएगा। वरदान की बात करेंगे। वरदान कहानी है, कहानी है और ये किसका है? ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का है। भारत दुर्दशा क्या है? ये आपका जो है नाटक है और ये भारतेंदु जी का है। ये किसका है? ये भारतेंदु जी का है। तो इसको भी यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए, एक एक करके आपको इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है जिससे कि पेपर में आप बहुत ही एक अच्छा स्कोर अपना कर पाए। तो आज हमने यहाँ पर 23 प्रश्नों को कर लिया है। ये सारे क्वेश्चन काफी आपके इंपॉर्टेंट हैं। कबीर दास, सूरदास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरवंश राय बच्चन किस प्रदेश से संबंध रखते हैं? यानी कि ये जो है कौन सी प्रदेश से ये संबंधित है, आपको ये बताना है। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो ये सभी यहां पर उत्तर प्रदेश से इन सभी का संबंध है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, गोदान के रचयिता का नाम क्या है? गोदान के रचयिता का नाम क्या रहेगा, आपको ये बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद या केशवदास? आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी। ये काफी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के प्रश्नों को आप यहाँ पर जरूर ध्यान में आपको रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इन सभी ऑप्शन के आधार पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, आपको यहां पर यह बताना है। आंसर रहेगा इन सभी ऑप्शन के आधार पर नामवर सिंह। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो नामवर सिंह को उनकी रचना
कविता के नए प्रतिमान किसके लिए दिया गया है? कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान के लिए वर्ष 1971 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान इनको दिया गया है, सम्मानित इनको किया गया था। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंध रखता है, किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा से संबंधित है, आपको यहां पर यह बताना है। आंसर आपका रहेगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान्य पुरस्कार है। और भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है तो वह इस पुरस्कार के योग्य रहता है। तो यहाँ पर आंसर आप डी टिक करोगे। फिर नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ पर लिखा नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या ध्रुव स्वामिनी? आंसर है किसका डी, यानी कि ध्रुव स्वामिनी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इनका नाम है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन अगला आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? किसका है? अष्टछाप का कवि है। मीराबाई, सूरदास, रश खान या विद्यापति? तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। कल हमने बात किया था कि आपके अष्टछाप में कौन कौन से कवि आपके हैं, इस पे हम लोग कल बात किए थे, तो वहां पर आपने देखा भी होगा, हमने पूरा आपको बताया था कि कौन कौन यहाँ पर शामिल है। वैसे एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, अष्टछाप में कौन कौन से कवि आपके शामिल हैं। तो नाम है यहाँ पर कुंभन दास, कुंभन दास हो गए। इसके अलावा सूरदास, सूरदास जी हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कृष्णदास, कृष्णदास हो जाएंगे। परमानंद दास, परमानंद दास ये भी इसी में आ जाएंगे, परमानंद दास जी आ जाएंगे। गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी ये भी आ जाएंगे। इसके अलावा छीत स्वामी, छीत स्वामी, ठीक है। नंददास, नंददास और चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, इन सबको यहां पर ध्यान में रखिएगा, चतुर्भुज दास, ठीक है। तो ये यहां पर जो है 8 यहाँ पर अष्ट कवि यहां पर आपके आ जाएंगे। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली जो कविता है उसके कवि का नाम बताना है, और उसके कवि कौन यहाँ पर आपको बताना, ठीक है। तो जूही की कवि, जूही की कली की बात करेंगे कविता के कवि का नाम, तो यहाँ पर रहेगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार, जय भारत के रचनाकार का नाम क्या है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त जी रहेंगे। वैसे गुप्त जी ने कई सारी अन्य भी यहाँ पर रचनाएं कर रखी हैं, जैसे कि इनकी कुछ प्रमुख हैं, फेमस हैं, काफी महत्वपूर्ण वाली। एक इनका हो गया जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। इसके अलावा इनका एक यहाँ पर जो है यशोधरा, यशोधरा, ठीक है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण हैं। साकेत, तो इनको ध्यान रखिएगा, पेपर में इनको पूछता भी है, कई बार इनको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इनको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नंबर 9 पर हम लोग आते हैं, जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो क्या है ये? इसको इसको बोलेंगे समासोक्ति कहेंगे, क्या बोलेंगे? समासोक्ति। नंबर 10 पर आते हैं, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? जो कबीरदास जी की जो भक्ति है उसका क्या स्वरूप है? तो भक्ति का रूप आपका है निर्गुण, निर्गुण भक्ति आपका है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति। नंबर 11 पे आते हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? किसके द्वारा लिखा गया है? ये रचना किसकी है? ये भी काफी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके पेपर के लिए। तो ठेठ हिंदी का ठाठ यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का रहेगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नंबर हम लोग आते हैं 12 पर, 13 पे पहले आएंगे, ठीक है।
निम्न में से कौन सी जीवनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कौन सा आपका यहाँ पर जीवनी है, इनमें से, इन चारों में से कौन सा आपका जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, नीण का निर्माण, फिर या आवारा मसीहा। तो जीवनी रहेगा यहाँ पर आवारा मसीहा, इसको ध्यान रखिएगा, आवारा मसीहा आपका जीवनी रहेगा। तो आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की जीवनी है, जो कि बांग्ला के प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। नंबर आते हैं हम लोग 14 पर। यहाँ पर क्या बोला गया है, ये आपका एक पंक्ति लिखा हुआ है और इस पंक्ति के हिसाब से आपको पहचानना है कि ये जो पंक्ति है वो किसका है। ठीक है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये जो है किसका, ये मुंशी इंसान अल्लाह खां का रहेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर इसका बी हो जाएगी, ये पंक्ति है। आगे बात करेंगे, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य के जो रचनाकार है उनका क्या नाम है? ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो कामायनी की बात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, यहाँ पर कौन रहेंगे आपके? जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और पेपर में कई कई बार पूछा भी गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नंबर 16 पर आते हैं, महादेव वर्मा जी को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कौन सी पुस्तक पर इनको ज्ञानपीठ मिला है? नीरजा, निहार, रश्मि, यामा। तो किस पर मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यामा हो जाएगा। तो महादेव देवी वर्मा जी को यामा के लिए, किसके लिए? यामा के लिए। कब मिला है? 1982। 1982 यामा के लिए इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये काफी एक आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। नंबर 17, साकेत महाकाव्य के रचयिता का नाम बताना। साकेत महाकाव्य, इसके जो रचयिता हैं वो यहाँ पर कौन रहेंगे, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को भी हम पीछे आपको जस्ट बता कर आए थे, इस क्वेश्चन को अभी हमने आपको पीछे तुरंत ही बताया था। काफी ज्यादा आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, आंसर रहेगा ये गुप्त जी का रहेगा, मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर आपके रहेंगे। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि गुप्त जी। नंबर 18 पर आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? यानी कि इनको कौन सी कृति पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो अगर हम बात करेंगे इन सभी ऑप्शन के आधार पर, इन सभी ऑप्शन के आधार पर क्या रहेगा? आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि चिदम्बरा। ठीक है, तो पंत जी को चिदम्बरा के लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, कौन थे यहाँ पर? इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। कौन रहेंगे? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, जिसको ये पूरा नहीं कर पाए थे? अधूरा उपन्यास इनका रह गया था, इसको ये पूरा कर नहीं पाए, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मंगल सूत्र। और फिर बाद में इनके बेटे ने इसको पूरा किया था, इनकी मृत्यु हो जाती है। मंगल सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। अगला यहां पर आपका है, ये आपकी पंक्ति है। ठीक है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। मतलब यहाँ पर क्या है कि कामायनी के किस सर्ग में से लिया गया, कौन सा सर्ग से लिया गया? ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आपसे पूछ ले, ठीक है, बट कभी कभी पूछ भी लेता है। तो ये आपका कर्म सर्ग यहाँ पर रहेगा। ठीक है, असीम एंड अमृत, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, नंबर 22 पर हम लोग आ जाते हैं। ये आपका निबंध है और लेखक का नाम बताना है। इन सभी ऑप्शन के आधार पर लेखक का नाम क्या रहेगा? तो अगर यहां पर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है आचार्य शुक्ल जी का रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, शुक्ल जी इसके रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 24 पर आ जाते हैं, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रणेता स्रोत है। तो यानी कि यहाँ पर स्वामी रामानंद जी रहेंगे, इनके बारे में आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, स्वामी रामानंद। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये उक्ति किसका है? किसका ये उक्ति है? कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन से पूछता है, तो ये रहेगा रामचंद्र शुक्ल जी का, ये आपका उक्ति रहेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है, इनके द्वारा लिखा नहीं गया है?
तो कौन सा इन्होंने नहीं लिखा है इन सभी ऑप्शन में, क्या आप टिक करोगे? आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा। तो यानी कि जय पराजय ये किसके द्वारा लिखा गया है? जय पराजय किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसको लिखा है उपेंद्र नाथ अस्कर, इनके द्वारा लिखा गया। बाकी कायाकल्प, रंगभूमि, ठीक है, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रम, ये सारा जो है मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। तो बी को छोड़ देंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम। तो बहुत फेमस आपकी पंक्ति है, नाम क्या रहेगा? कबीर दास जी का पंक्ति आपका, ये बहुत फेमस आपकी पंक्ति है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर कौन से साहित्यकार हैं जिनके द्वारा इसको लिखा गया है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या निर्मल वर्मा? तो किसके द्वारा इसको लिखा गया है? ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी का है, ठीक है, इन्होंने लिखा है हवा में हस्ताक्षर। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी थी? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह का प्रश्न पेपर में आता भी है, आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा नजफ अली। क्या रहेगा? नजफ अली, ठीक है। तो कवि नजफ अली की रचना क्या है? प्रेम चिनगारी है। 32 पर आते हैं। यहां पर आपको इसको मैच करना है, आपको मैच करना है, ठीक है। नागमती वियोग वर्णन, ब्रह्म राक्षस, झूठा सच, अषाढ़ वीणा, इसको मैचिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस यानी कि मुक्ति बोध, ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी, ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध। झूठा सच यशपाल, ठीक। एक मिनट, उल्टा टिक कर दिया यहाँ पर मैंने, इसको मैं मिटा देता हूँ, दोबारा से मैच करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। यहां से मैचिंग करते ऊपर वाले से। नागमती वियोग वर्णन, ये किसका? ये मलिक मोहम्मद जैसी का, ठीक है। ब्रह्म राक्षस तो मुक्ति बोध, झूठा सच यशपाल, ठीक है। और अज्ञे क्या? अषाढ़ वीणा, ठीक है। ऐसे इसको मैच करेंगे। आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा।